नमस्कार दोस्तों। भारत द्वारा 2025 में एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया, नाम था निसार। इस सैटेलाइट ने बेसिकली सैटेलाइट का अगर आप कह सकें यूज़ जो होता है वो सीस्मोलॉजी में यूज़ करने के लिए, इसके साथ में जो नेचुरल सोर्सेज हो उसका पता लगाने के लिए किया गया था। बट किसी को पता नहीं था कि ये सैटेलाइट विद इन अ ईयर अपनी वैल्यू को इतना ज़्यादा साबित कर देगा कि एक देश के लगभग 25 लाख से ज़्यादा लोगों को बचाने में बहुत बड़ा मददगार साबित हुआ। तो क्या था बेसिकली निसार की कहानी? निसार ने ऐसा क्या डेटा प्रोवाइड किया जिससे जो उस पर्टिकुलर जो वेनेजुएला की कैपिटल है वहाँ पर करीब 25 लाख से ज़्यादा लोगों की जान को बचा पाया। तो आज की इनसाइड स्टोरी में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं निसार उपग्रह के डेटा से चौंकाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट एक खबर आ रही है। क्या खबर? बेसिकली अपनी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इसरो का संयुक्त उपग्रह निसार, यानी जो निसार है ये बेसिकली इसरो और नासा ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। क्या खबर आ रही है कि बीते महीने वेनेजुएला में आए भूकंप ने भारी तबाही बचाई थी। बेसिकली पिछले महीने जुलाई में भूकंप आया था, जून में। बेसिकली उस भूकंप का डेटा इस निसार ने वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उनको अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड कर दिया था, जिससे वहाँ के बहुत सारे लोग थे उनको उन जगह से रिप्लेस कर दिया गया जहाँ पे भूकंप आने की संभावना थी। तो ये बेसिकली सबसे ज़्यादा यूजफुल डेटा रहा फॉर द वेनेजुएला। वेनेजुएला की बात करें तो बेसिकली इसकी जो कैपिटल है कराकस, वहाँ की सिचुएशन कराकस और ला गुएरा, ये बेसिकली दो एरिया थे जहाँ पर भूकंप आया। इस भूकंप का जो केंद्र था वो कैरेबियन सी का ये सेंटर पॉइंट था, यहाँ पे आपका एपिसेंटर था। इस एपिसेंटर में भूकंप आने से पहले ही इस उपग्रह डेटा का इस्तेमाल राहत कार्यों में मदद के लिए पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा। दूसरा, इसकी अर्जेंट रिस्पांस प्रणाली ने बहुत बेहद तेजी से काम किया। वैज्ञानिक इस आंकड़े के आधार पर तबाही की मुख्य वजह को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली जो अर्ली या आप अर्जेंट रिस्पांस वार्निंग सिस्टम आप कहते हैं वो निसार में लगा हुआ है। उसने वेनेजुएला जैसे देश में, जो कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं गरीब देश है, हालांकि वेनेजुएला अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति साहब ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को एक तरीके से किडनैप ही कर लिया था, उसको लेकर के अपने साथ कहाँ चले गए थे? अमेरिका में लेकर के आ गए थे। तो उसको बचाने के लिए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था वो किसका था? निसार का था। किस तरीके से हुआ आप देख रहे होंगे। 13 और 18 जून की एक इमेज यहाँ पर आपके सामने है और ये 25 और 30 जून की है, जो कि 24 जून के भूकंप के बाद है। तो इस भूकंप में एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जो जमीन की सतह है वो लगभग 5 सेंटीमीटर तक खिसक गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यहाँ पे ये एरिया और ये हिस्सा थोड़ा सा खिसक गया है, लगभग कितना? 5 सेंटीमीटर। जमीन का जो बेस होता है वो बेस 5 सेंटीमीटर नीचे खिसक गया। 5 सेंटीमीटर सुनने में बहुत हल्का लग रहा है, लेकिन जिस जमीन पे आप खड़े हैं वो जमीन अगर इतनी सी भी हिलती है तो आपको पता चलता है 5 सेंटीमीटर का मतलब अप्रॉक्सीमेट इतना हिस्सा। तो इतना हिस्सा जब नीचे की तरफ खिसकेगा तो आप खुद समझिएगा कितना बड़ा आपदा आ सकती थी। लेकिन इसको रोकने में लिए अर्ली वार्निंग में काम किसने कर दिया? निसार ने। बचाने का बहुत ज़्यादा काम किया। इस तबाही के कारणों की बात की जाए तो देखिए, दुनिया भर में जितने भी भूकंप आते हैं वो जनरली दो प्लेट जो होती हैं उन प्लेट्स के आपस में टकराने से होता है। बेसिकली प्लेट क्या होती है? हम और आप जमीन पर खड़े हैं तो जमीन जो होता है वो टुकड़ा है जमीन का, जिसको एशिया का आप बोलते हैं। तो इस एशिया के टुकड़े को हम एशियन प्लेट के नाम से बोलते हैं। ऐसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन, ये सब प्लेट्स के नाम से डिनोट की जाती है। ज्योग्राफिकल टर्म होता है। ये प्लेट मूव करती हैं, याद रखिए, लिक्विड के ऊपर। उस लिक्विड का नाम होता है मैग्मा, जो नीचे मैग्मा वाला सेक्शन होता है। तो जब एक लिक्विड के ऊपर कोई सॉलिड चीज़ें मूव करेंगी तो ऑब्वियस बात है उनके टकराने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जब दो सॉलिड चीज़ें टकराती हैं तो उससे जो इम्पैक्ट होता है उसी इम्पैक्ट को बेसिकली अर्थक्वेक के नाम से बोलते हैं। तो ये जो आपका कैरेबियन या वेनेजुएला में भूकंप है उसमें यहाँ पे कैरेबियन प्लेट है जो कि ओशनिक प्लेट है, यहाँ पे कैरेबियन ओशन है, नीचे सॉलिड होता है। और यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट है जो कि एंडीज वाला हिस्सा होता है। तो ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं। जो प्लेट भारी होती है वो हिस्सा नीचे जाता है, तो जो हिस्सा नीचे चला गया उसके अपोजिट वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आता है। तो ये रिटेलिएशन होता है। यहाँ पे देखिए ये प्लेट नीचे गई बिकॉज जो ओशनिक प्लेट होती है थोड़ी सी वेटेड होती है। उसके पीछे ज्योग्राफिकल फिनोमेना होता है, बेसाल्ट से बनी होती है, ग्रेनाइट से बनी होती है। तो जब ये नीचे जाती है तो ये हिस्सा ऊपर उठता है। तो ये जो सबडक्शन जोन आप देख रहे हैं, इसी सबडक्शन जोन में रगड़ होती है इस तरीके से। तो ये जो रगड़ होती है, इसी रगड़ से क्या बनता है? आपका अर्थक्वेक बनता है। अर्थक्वेक, प्लेट नीचे गई, दूसरी प्लेट टकराई, तो यहाँ पे जो रगड़ हो रही है इसी से क्या बनता है? अर्थक्वेक बनता है। तो सबसे पहला तो रीजन जो दिया जा रहा है वो प्लेटों का टकराव दिया जा रहा है। दूसरा दे रहा है तनाव का जमाव। सैन सेबेस्टियन और बोकानो फॉल्ट सिस्टम में वर्षों से तनाव जमा हो रहा था। बेसिकली ये दोनों जो प्लेट्स हैं, तनाव है, फॉल्ट बोलते हैं इन्हें,
ये साउथ अमेरिका का जो मैप होता है वो साउथ अमेरिका के हिस्से पे ऑलरेडी खिसकने की प्रोसेस में हो रहे थे। याद रखिए, एक गैप होता है दो प्लेट्स के बीच में, तो वो जब आपस में टकराती हैं और एक प्लेट के अंदर भी कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनके बीच में गैप होता है, तो उसी गैप में ये आपका जमा हो रहा था। और समुद्र से जमीन की ओर भूकंप की दरार पहले समुद्र की ओर बढ़ी और फिर हवाई अड्डे के पास वापस जमीन पर आ गई। यानी सबसे पहले जो दरार थी, ये फॉल्ट था, ये इधर की तरफ खिसकती है और फिर इधर से खिसक के इधर की तरफ आती है। सिंपल तरीके से दो प्लेट टकराई, नीचे गई, अर्थक्वेक जनरेट हुआ। ये जो आपकी प्लेट है, इस प्लेट के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनके बीच का जो गैप होता है उसी को फॉल्ट बोलते हैं। तो वही जो गैप होता है कई बार वो शिफ्ट करता है जमीन के इंटरनल एक्टिविटी के कारण। तो ये मेजर रीजन रहे आपके जो इस बार वेनेजुएला में भूकंप आया। बट मैंने बताया कि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि निसार ने एटलीस्ट वेनेजुएला के लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। किस तरीके से? तो सबसे पहले निसार के बारे में, ये नासा और इसरो का संयुक्त दुनिया का पहला ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रडार सेटेलाइट है। 30 जुलाई 2025 को, यानी लास्ट ईयर जुलाई के आसपास किया था और साल के भर के अंदर ही इसने अपना रिस्पॉन्ड दिखा दिया। श्रीहरिकोटा, भारत से। पूरा नाम बेसिकली इसका नाम है NSAR, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। तो ये निशार के नाम से इसको डिनोट करते हैं। इसकी बात की जाए तो बेसिकली डुअल बैंड रडार है। एल बैंड और एस बैंड दोनों आवृत्तियों का एक साथ उपयोग करता है। जो एल बैंड होता है वो नासा यूज करती है और एस बैंड बेसिकली इसरो यूज करता है। ये एस और एल बेसिकली नाम रखा गया है, जो अर्थक्वेक आता है उसमें जो वेव्स निकलती हैं उसके नाम पर आपका रखा जाता है। हर 12 दिन में पूरी दुनिया का एक स्कैन करता है। ये उपग्रह हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी के सतह का एक विस्तृत डेटा, यानी एक जो 12 दिन की साइकिल होगी उस साइकिल में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेगा तो पूरा डेटा इसके पास कलेक्ट होता है। मौसम और सबसे अच्छी बात है अंधेरे में काम, बादल में भी, धूल धुएं भी और अंधेरे, इन तीनों सिचुएशन में ये जो आपका रडार है क्या करता है, काम करता है। ऑब्वियस इस रडार के उपयोग की बात की जाए तो सबसे पहले भूकंप और जमीन में बदलाव अगर कुछ हो रहा है तो उसको नोटिस करेगा। ज्वालामुखी में कोई चेंजमेंट हो रहा है, हिमनद और बर्फ की निगरानी करना, वन और पर्यावरण का अध्ययन करना, बाढ़ और जल प्रबंधन करना, कृषि और मिट्टी की नमी का अध्ययन करना, बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका अध्ययन करना। तो बहुत सारे एरियाज होते हैं जिन एरिया को स्टडी लगातार ये कर रहा है। अब बात करते हैं कि ये जो निशार होता है या सैटेलाइट काम कैसे करता है। टेक्निकल चीज होती है, इसको थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले माइक्रोवेव पल्स के थ्रू यह सैटेलाइट धरती की तरफ रेडियो तरंगे या पल्स भेजता है और उनके वापस टकराकर लौटने के समय और ताकत को मापता है। मतलब यहाँ से आपका पल्सेस हुई, ये नीचे की तरफ आई, जमीन से टकराकर वापस पहुंची और वापस कितनी देर में पहुंची और पहुंची कि नहीं पहुंची, ये दोनों चीज़ों को चेक करके एक आइडिया लगाता है। उसके बाद डुअल फ्रीक्वेंसी है तो एल बैंड भी है, एस बैंड भी है। इसमें जो एस बैंड है वो मिट्टी की नमी और बर्फीले क्षेत्रों पर नजर रखता है। एल बैंड जो होता है वो घने जंगलों को भेद करके, यानी जो घने जंगल है उसको भी देख रहा है। उसके अलावा जो मिट्टी की नमी और बर्फीले क्षेत्र है उसको भी देख रहा है। हर मौसम में नजर है। रडार तकनीक होने के कारण ये अंधेरों में, बादल, धूल भरी आंधी में भी, जो बारिश, कुछ भी किसी भी तरीके का अगर मौसम है उस सभी मौसम में कंप्लीटली क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो लॉन्च करने की गवर्नमेंट सोच रही है उस दिशा में बहुत इंपॉर्टेंट काम इसका माना जाता है। सूक्ष्म बदलावों की पहचान में वापस लौटने वाले सिग्नलों की तुलना करके धरती की सतह पर होने वाले बेहद छोटे बदलावों को, मतलब जो सिग्नल जमीन से टकरा करके वापस इसके पास पहुंच रहे हैं, अगर उसमें माइनर सेकंड का भी फर्क आ रहा है तो वो माइनर सेकंड का फर्क बीच में कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे, कुछ इश्यूज होंगे जिसके कारण वहां नहीं पहुंच पा रहे, तो उसको फिर ये क्या करता है, कंसीडर करता है। और उसको कंसीडर करके डेटा को जब साइंटिस्ट के पास भेजता है तो साइंटिस्ट को एनालाइज करके समझते हैं कि अच्छा हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ XYZ। विस्तृत तस्वीरें और डेटा इसी की बहाने सिग्नलों के विश्लेषण से अत्यधिक उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें और डेटा तैयार होता है जिससे जमीन, बर्फ, पानी और ढांचों में बदलाव को ट्रैक किया जाता है। तो अगर कोई चेंजमेंट होता है उन सभी चीज़ों को, चेंजमेंट को आसानी से क्या करता है, चेक करता है। फिर उसके बाद ग्लोबल स्कैनिंग का मतलब पूरी दुनिया में पहले दिन, 12वें दिन, 24वें दिन, 36वें दिन और 360 दिन, यानी आप सोचिए 12-12 दिन के हिसाब से अगर ये रोटेशन में कंप्लीट करेगा तो 30 राउंड ही कंप्लीट कर लेगा। याद रखिए किसमें, एक साल के अंदर। तो और फाइनली जब इस तरीके से होता है तो वो जो डेटा होता है वो ग्लोबल रूप से क्या किया होता है, शेयर किया जाता है। दुनिया भर की कुछ एजेंसीज के साथ हमारा टाई अप हो रखा है। वो एजेंसीज जब जब डिमांड करती हैं तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए डेटा को हम लोग शेयर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है नासा चूंकि इसने मिलकर के ही बनाया है, तो नासा यानी जो अमेरिका के आसपास का एरिया, अगर वहाँ पे कुछ इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो जितने भी नियर बाई देश होते हैं उनको तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि नासा के साथ वहाँ पे उन लोगों का अपना डील हो रखी है। तो इस बार वेनेजुएला में जो भूकंप आने वाला था, उस भूकंप आने से जस्ट पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम इसीलिए काम करता है।
वेनेजुएला की सरकार को तुरंत अपडेट किया गया। वेनेजुएला सरकार ने वहाँ के जो लोग हैं, खास करके काराकस के लोगों को एक वार्निंग दी तरीके की, आप जितना हो सके खाली कीजिए। नहीं तो जिस बार वेनेजुएला का भूकंप आया था वो 7.8 स्केल पे था, और 7.8 स्केल का मतलब होता है कम से कम 50 से 60 हज़ार लोगों की डेथ होना। बट हुई कितने लोगों की कुल मिलाकर के, आई थिंक कुछ डेटा 1200-1400 का आ रहा है। तो जहाँ पर लाखों में डेथ होने की संभावना थी, कैजुअलिटीज़ होते, लोगों को नुकसान होता, वहाँ पे लोग हज़ार में हो गए। उसके पीछे का रीज़न क्या हुआ? अर्ली वार्निंग रिस्पॉन्ड काम करना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। इस तरीके की दुनिया भर में लगातार प्रयास भी होना चाहिए कि आप डेटा को अपडेट करिए, नई नई टेक्नोलॉजी के लाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सभी देशों को आपस में शेयर कीजिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है उन देशों को जिन देशों के पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है या वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स सी निसार आने वाले दिनों में और कौन कौन से रिस्पॉन्ड करता है, कौन कौन सी चीज़ों को अपडेट करता है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।